आज हम मन की एक ऐसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे जिसमें हम सब कहीं ना कहीं उलझे हैं। हम्म। ये जो बेचैनी है, ये तनाव, विचारों का ये जो नॉनस्टॉप ट्रैफिक चलता रहता है दिमाग में, हाँ, बिल्कुल। ये सब आखिर आता कहाँ से है? हम्म। और इससे भी जरूरी सवाल, क्या इससे निकलने का कोई रास्ता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको किसी न किसी मोड़ पर परेशान करता ही है। हम सब शांति चाहते हैं, लेकिन हमारा अपना ही मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। सही बात है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग में कोई है जो लगातार चैनल बदल रहा है और हम बस उसे देखने के लिए मजबूर हैं। बिल्कुल। और इसी पर हमें एक बहुत दिलचस्प लेख मिला जिसका टाइटल है चेतना की संरचना और शांत मन। अच्छा। और ये कोई आम सेल्फ हेल्प आर्टिकल नहीं है। ये दिमाग की बनावट को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। हाँ, ये एक तरह से हमारे मन की इंजीनियरिंग को समझने की कोशिश करता है। ये बताता है कि जिसे हम मैं कहकर बुलाते हैं वो असल में है क्या, और क्यों वो अक्सर इतना अशांत रहता है। तो चलिए फिर इस आर्टिकल को डीकोड करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे मन के बारे में क्या कहता है। जरूर। सबसे पहला और बुनियादी सवाल ये, चित्त आखिर है क्या? क्या ये हमारा दिमाग है, हमारा मन है, या कुछ और ही है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम इन शब्दों को अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ। तो लेख के अनुसार चित्त को आप अपनी चेतना की हार्ड ड्राइव की तरह समझ सकती हैं। हार्ड ड्राइव? हाँ, जब आत्मा शरीर में आती है तो उसे ये हार्ड ड्राइव मिलती है। ये कोई फिजिकल चीज नहीं है जो हमारे सिर के अंदर रखी हो। अच्छा। बल्कि ये चेतना का वो आयाम है जहाँ सारा डेटा स्टोर होता है। हार्ड ड्राइव, ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। मतलब मेरे अंदर एक तरह का कॉस्मिक पेन ड्राइव लगा हुआ है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। और इस हार्ड ड्राइव में सिर्फ इस जन्म की यादें नहीं हैं। तो फिर? लेख कहता है कि इसमें युगों युगों की सूचनाएं जमा होती हैं, जिन्हें हम संस्कार कहते हैं। यानी हमारे व्यवहार के पैटर्न। बिल्कुल, गहरे पैटर्न। और वासनाएं, यानी हमारी अधूरी इच्छाएं, ये सब फाइलों की तरह इसमें सेव्ड है। ओके। तो मेरे अंदर सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि कई जन्मों की हिस्ट्री फाइल्स मौजूद हैं। अगर ये सिर्फ डेटा स्टोरेज है तो फिर इतनी बेचैनी और तनाव क्यों? एक हार्ड ड्राइव को तो कोई टेंशन नहीं होती। बहुत जरूरी सवाल है। समस्या तब शुरू होती है जब हम उस हार्ड ड्राइव में पड़े डेटा को ही मैं मान लेते हैं। अच्छा। हम उन फाइलों, उन यादों, उन अधूरे सपनों से अपनी पहचान बना लेते हैं। लेख एक बहुत गहरी बात कहता है, आप डेटा नहीं हैं, आप वो चेतना है जिससे वो डेटा दिखाई दे रहा है। आप स्क्रीन है, ना कि स्क्रीन पर चल रही फिल्म। मतलब जब मुझे सड़क पर किसी पर गुस्सा आता है तो मैं असल में गुस्सा नहीं हूं। नहीं। मैं तो बस अपने दिमाग के स्क्रीन पर गुस्से नाम की मूवी देख रहा हूं। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। बिल्कुल। लेख में इसी बात को समझाने के लिए एक और अच्छी तुलना दी गई है। जैसे आपके फोन में बहुत ज्यादा कैश डेटा या जंक फाइल्स भर जाएं वो हैंग होने लगता है। हाँ, धीमा पड़ जाता है ना। हाँ, मेरा फोन तो आजकल हर दूसरे दिन हैंग होता है। मुझे ये बात अच्छी तरह समझ आ रही है। तो बस वैसे ही चित्त की हार्ड ड्राइव में जब यादों और संस्कारों का बोझ बहुत बढ़ जाता है, तो हमारी आत्मा, जो असल में एक सुपर फास्ट प्रोसेसर की तरह है, वो भी एक सुस्त, थके हुए और डरे हुए इंसान की तरह व्यवहार करने लगती है। अच्छा। तो जब कोई कहता है मुझे बहुत टेंशन है, तो असल में टेंशन आत्मा को नहीं, उस प्रोसेसर को नहीं, बल्कि उस हार्ड ड्राइव को है। बिल्कुल, उस हार्ड ड्राइव को है जो पुराने डेटा को लगातार प्रोसेस कर रहा है। हमारी गलती बस इतनी है कि हमने उस धीमी प्रोसेसिंग को अपनी निजी पीड़ा मान लिया है। ये प्रोसेसिंग वाली बात दिलचस्प है। अगर हमारी सारी टेंशन सिर्फ एक धीमे कंप्यूटर की तरह है तो ये कंप्यूटर काम कैसे करता है? मतलब लेख कहता है कि ये चित्त दो तरह के धागों से एक जाल बुनता है। ये धागे कौन से हैं? हाँ, और लेख के मुताबिक ये दो धागे ही हमारी सारी अशांति की जड़ है। ओके। पहला धागा है स्मृति, यानी अतीत। हमारा मन लगातार पुरानी फाइलों को खोलता रहता है, खासकर उन फाइलों को जिनमें दर्द या डर हो। जैसे लेख का उदाहरण ले, पिछली बार जब बॉस ने ऐसे देखा था तो मेरी नौकरी चली गई थी। ये एक स्मृति है, एक पुराना डेटा पॉइंट जो अचानक स्क्रीन पर पॉपअप हो गया। और दूसरा धागा है कल्पना, यानी भविष्य। उसी पुरानी फाइल के आधार पर मन भविष्य की डरावनी कहानियां बुनने लगता है। अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो मेरे बच्चों का क्या होगा? घर की किश्त कैसे भरूंगा? मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ। और इन दो धागों के बीच हम फंस जाते हैं। हमारा अस्तित्व यहाँ और अभी में होता ही नहीं। सही है। या तो हम अतीत के पछतावे में होते हैं या भविष्य की चिंता में।
लेख इसे माया का सबसे बड़ा हथियार कहता है। माया हमें कभी भी उस पल में टिकने नहीं देती जो असल में मौजूद है, यानी वर्तमान। वो हमें हमेशा वहां और तब की दुनिया में उलझाए रखती है। ये तो ऐसा हुआ जैसे हम एक टाइम मशीन में बैठे हैं जो सिर्फ दो ही जगह जाती है, कल के अफसोस पर या आने वाले कल की चिंता पर। बिल्कुल। आज पर तो कभी रुकती नहीं, और असलियत तो सिर्फ आज ही है। यही चेतना का सबसे बड़ा फंसाव है। वर्तमान का क्षण ही एकमात्र सच है, लेकिन हमारा चित्त हमें उस सच में टिकने ही नहीं देता। तो ये अशांत मन सिर्फ हमें परेशान ही नहीं करता, ये तो असल में एक भ्रम भी पैदा करता है, एक झूठी दुनिया बना देता है। हाँ। लेख में इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण दिया गया है। चलिए उसे देखते हैं। मान लीजिए कोई आकर आपसे कहता है कि आपका एक अच्छा दोस्त चौराहे पर आपके बारे में बुरा भला कह रहा है। ठीक है। एक अशांत मन की पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? एक अशांत मन वो तो तुरंत प्रतिक्रिया करेगा। गुस्सा, शक, धोखा, विश्वासघात, भावनाओं का एक बवंडर उठ खड़ा होगा। हाँ। और ऐसा क्यों होता है? लेख समझाता है कि अशांत मन खुद ही सवाल करता है और अपनी पुरानी फाइलों और असुरक्षा के आधार पर खुद ही जवाब भी बना लेता है। मतलब वो सोचेगा मैंने उसकी इतनी मदद की थी और ये सिला मिला, या जरूर वो मेरी तरक्की से जलता है। और ये सब इतनी तेजी से होता है कि हमें एहसास भी नहीं होता कि ये कहानी बाहर से नहीं आई, ये हमने खुद अपने दिमाग में लिखी है। बिल्कुल। लेख में इसे मन का स्पंदन यानी वाइब्रेशन कहा गया है। स्पंदन? हाँ, वाइब्रेशन। सोचिए, जब आप बहुत बेचैन होते हैं तो आपके अंदर सब कुछ कितनी तेजी से हिलता हुआ महसूस होता है। हाँ, होता है। जैसे किसी भूकंप में आप एक साइन बोर्ड पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। उस कांपती हुई हालत में आप साफ साफ कैसे सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। यही स्पंदन है। इस हालत में मन सत्य के सारे पहलुओं पर गौर ही नहीं कर पाता। वो बस सबसे आसान और सबसे नकारात्मक नतीजे पर कूद जाता है। तो फिर उसी स्थिति में एक शांत मन की प्रतिक्रिया क्या होती? वो इस कांपती हुई हालत से कैसे बचता? एक शांत चित्त सबसे पहले वो प्रतिक्रिया नहीं करता, वो अवलोकन करता। देखता है। हाँ, देखता है। वो सोचता, अगर वो वाकई मेरा मित्र है तो जरूर कोई गहरा कारण होगा। हो सकता है वो मेरी किसी गलती की तरफ इशारा कर रहा हो जिसमें मेरी भलाई छिपी हो। या हो सकता है बताने वाले ने कुछ गलत सुना हो। बिल्कुल। यहाँ जवाब मन की असुरक्षा से नहीं, बल्कि आत्मा के गहरे विश्वास से आता, और तब परिणाम और आपका रिश्ता दोनों बच जाते। तो सारा खेल प्रतिक्रिया और जवाब के बीच का है। अशांत मन तुरंत प्रतिक्रिया करता है, जबकि शांत मन अवलोकन के बाद जवाब देता है। और अशांत मन की यही प्रतिक्रिया भ्रम का दरवाजा खोलती है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। हाँ, भ्रम बाहर से नहीं आता, वो हमारे भीतर के स्पंदन से, उस मानसिक भूकंप से पैदा होता है। ठीक है, तो मेरा मन एक धीमा कंप्यूटर है जो अतीत भविष्य के जाल में फंसा है और एक भूकंप की स्थिति में काम कर रहा है जी, जिससे सब कुछ धुंधला और डरावना दिख रहा है। ये तो काफी निराशाजनक तस्वीर है। तो क्या इस जाल से, इस भूकंप से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? लेख क्या कहता है? हाँ, और यहीं पर लेख का सबसे क्रांतिकारी विचार सामने आता है। क्या? वो कहता है, चित्त के इस जाल को सुलझाने की कोशिश मत कीजिए। सुलझाए नहीं, क्योंकि सुलझाते सुलझाते आप और फंस जाएंगे। हर एक विचार को पकड़कर उसका विश्लेषण करना ऐसा है जैसे मकड़ी के जाले के एक एक धागे को सुलझाने की कोशिश करना। आप और ज्यादा उलझ जाएंगे। ये तो हमारी आदत के बिल्कुल खिलाफ है। हम तो हमेशा अपनी समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में और ज्यादा सोचकर। बिल्कुल। तो अगर सोचना नहीं है तो फिर क्या करें? उसे सिर्फ देखें। लेख कहता है कि इस जाल को काटने का एक ही तरीका है, साक्षी भाव में आना। साक्षी भाव? हाँ, विचारों से लड़ना नहीं, उनसे दोस्ती या दुश्मनी नहीं करनी, बस उन्हें आते जाते देखना, जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं। आप आसमान है, बादल नहीं। सिर्फ देखना सुनने में ये बहुत आसान और आध्यात्मिक लगता है, पर असल में तो मुश्किल है। हाँ, विचार हम पर हावी हो जाते हैं। जब नौकरी जाने का असली डर मन में आता है तो कोई उसे सिर्फ देख कैसे सकता है? सही बात है। शरीर तो तुरंत रिएक्ट करता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं। मैं ही तो वो डर हूं उस पल में। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। आप उस पल में डर बन जाते हैं। लेख इसी के लिए एक बहुत प्रैक्टिकल तकनीक बताता है। जब कोई विचार आए जैसे नौकरी चली जाएगी, तो उसे एक असलियत की तरह नहीं, बल्कि अपने चित्त की स्क्रीन पर खुली एक फाइल की तरह देखें। मतलब उसे व्यक्तिगत न माने, बस एक डेटा की तरह देखें। बिल्कुल। खुद से कहें, चित्त में एक फाइल खुली है जिसका नाम है डर। मैं इस फाइल को देख रहा हूँ।
मैं ये फाइल नहीं हूँ, मैं स्क्रीन हूँ। मैं वो स्क्रीन हूँ जिस पर ये फाइल दिखाई दे रही है। जैसे ही आप देखने वाले बन जाते हैं, आप उस चीज से अलग हो जाते हैं। विचार की शक्ति खत्म हो जाती है क्योंकि उसे आपसे ऊर्जा मिलनी बंद हो जाती है। वाह! तो ये साक्षी भाव कुछ ऐसा हुआ जैसे हम अपने ही दिमाग के लिए एक एंटीवायरस चला रहे हैं जो पॉपअप्स को आने देता है पर उन पे क्लिक नहीं करता। क्या बात है, बहुत अच्छी तुलना है। ये नजरिया तो बिल्कुल अलग है। लेख में विष्णु पुराण का एक सुंदर संदर्भ भी है। शायद वो इसी बात को और गहराई से समझाता है। हाँ, वो एक बहुत गहरा प्रतीक है। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु को अंतरात्मा कहा गया है, जो चित्त के समुद्र यानी क्षीर सागर पर लेटे हैं। समुद्र में लहरें उठ रही हैं। ये लहरें हमारे विचार हैं, भावनाएं हैं, स्मृतियां हैं, लेकिन विष्णु उन लहरों के साथ बहते नहीं, वो उन पर विराजमान रहते हैं, स्थिर रहते हैं। वो शांत हैं, स्थिर हैं, साक्षी हैं। लेख कहता है कि यही हमारी आदर्श स्थिति होनी चाहिए। जीवन के समुद्र में लहरें तो उठेंगी, पर हम अपनी चेतना में स्थिर रहें। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक कठिनाई है। ये स्थिति हासिल करना एक दिन में तो संभव नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। हमारी आदतें तो कई जन्मों की हैं। हमारा मन तो तुरंत प्रतिक्रिया करने यानी पॉपअप पर क्लिक करने का आदी हो चुका है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया, और लेख इस बारे में कोई झूठी उम्मीद नहीं देता। वो साफ कहता है कि ये कोई जादुई स्विच नहीं है जिसे ऑन या ऑफ किया जा सके। सत्य को जानना एक बात है और सत्य को अनुभव करना, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना, बिल्कुल दूसरी बात है। ये तो है। पर जब मैं ध्यान में बैठने की कोशिश करता हूँ या साक्षी बनने की कोशिश करता हूँ तो और भी ज्यादा विचार आते हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरा दिमाग विद्रोह कर रहा हो। ये लगभग हर किसी के साथ होता है। अच्छा। सोचिए, एक जंगली घोड़े को आप पहली बार काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या करेगा? हाँ। वो और ज्यादा उछल कूद करेगा। सही है। हमारा मन भी वैसा ही है। सदियों से उसे आजादी से भटकने की आदत है। जब आप उसे पहली बार देखने की कोशिश करते तो वो अपनी पूरी ताकत से विरोध करता है। इसीलिए लेख में कुछ साधनों का जिक्र है, जैसे साधना, ध्यान, सत्संग, अध्ययन, मनन। हाँ, ये सब क्या है? ये जिम का सामान समझिए। जैसे अलग अलग मशीनें शरीर की अलग अलग मांसपेशियों को मजबूत करती हैं, वैसे ही ये साधन हमारी साक्षी बनने की मांसपेशी को मजबूत करते हैं। ये हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हम स्क्रीन हैं, फिल्म नहीं। तो हमें एक नई आस्था बनानी होगी जो सच पर आधारित हो। लेकिन ये पुराने और गहरे विश्वासों को पहचानना भी तो मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। ये तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, हमें पता भी नहीं होता। बिल्कुल। और इसीलिए निरंतर अभ्यास जरूरी है। अपने पुराने और गहरे विश्वासों पर चोट करना और सत्य पर आधारित नए विश्वास बनाने में मेहनत तो लगती है। ये अपनी ही रीप्रोग्रामिंग करने जैसा है। इसमें समय और धैर्य दोनों चाहिए। लेकिन हर बार जब आप किसी विचार को पकड़ने के बजाय उसे देख पाते हैं तो आप उस नई प्रोग्रामिंग को थोड़ा और मजबूत कर रहे होते हैं। तो अगर मैं आज की इस पूरी बातचीत को समेटना चाहूं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा चित्त यादों और कल्पनाओं की एक बहुत पुरानी हार्ड ड्राइव है, लेकिन वो हमारा असली स्वरूप नहीं है? बिल्कुल, हम वो चेतना हैं जो उस हार्ड ड्राइव के डेटा को देख रही है। हम वो स्क्रीन हैं जिस पर जीवन की फिल्म चल रही है। और इस फिल्म के विचारों और भावनाओं के ड्रामा में उलझने के बजाय अगर हम बस आराम से बैठकर एक दर्शक की तरह से देखें तो शांति का रास्ता वहीं से खुलता है। यही परम समाधान है, विचारों को दुश्मन नहीं, मेहमान समझना। वो आएंगे और चले जाएंगे, आपको बस अपनी सीट पर स्थिर रहना है, अपनी चेतना के केंद्र में। बहुत खूब। तो इस चर्चा को यहाँ समाप्त करते हैं। एक मिनट, इस बातचीत से एक बहुत गहरा सवाल उठता है। बताइए। लेख में पुराने विश्वासों को तोड़ने की बात कही गई है। हाँ। खुद की पहचान के बारे में हमारा सबसे गहरा और बुनियादी विश्वास क्या है? कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये नाम हूं, मैं ये पेशा हूं। हमारी कोर फाइल। ये हमारी सबसे कोर फाइल है। तो क्या होगा अगर हम इस सबसे गहरे विश्वास को भी एक परम सत्य मानने के बजाय चित्त में खुली एक और फाइल की तरह बस देखना शुरू कर दें? अच्छा, क्या होगा अगर मैं का विचार भी सिर्फ एक और विचार है जिसे साक्षी भाव से देखा जा सकता है?